नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका स्वागत करती हूँ आपका राज्य आपकी खबर में। खबरों की तरफ रुख करेंगे। अमरोहा में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने भगवान की आरती कर और हरी झंडी दिखाकर किया। यात्रा में आकर्षक झांकियां, बैंड बाजे और अखाड़ों ने लोगों का मन मोह लिया। शोभा यात्रा कोट चौराहा, बाजारगंज और तहसील क्षेत्र से होकर निकली। बता दें कि जहां भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पूरे मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा और ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी रखी गई। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कलश यात्रा निकाली गई, क्या है पूरा मामला? आज सोमनाथ गौरव पर्व मनाया जा रहा है और पूरे जनपद में और इनफैक्ट पूरे राज्य के सभी जनपदों में इस पर्व को मनाया जा रहा है। इसकी महत्वता ये कि एक सामाजिक सौहार्दता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि बेशक हिंदुस्तान पे 1000 साल पहले जब सोमनाथ मंदिर पे हमला हुआ था, बट उसका अस्तित्व बचा रहा। ये शो करता है कि भारत के लोग हम सभी एक हैं और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारी एकता अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और हम सब एक हैं। और जो यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की भावना है उसको चरितार्थ किया जा रहा है और उन्हें अपने गौरवशाली इतिहास से। फर्रुखाबाद में पर्यटन विकास को बड़ी सौगात मिली है। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने जनपद में 29 करोड़ 23 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने बताया कि महाभारत कालीन स्थलों, प्राचीन मंदिरों, स्नान घाटों और बौद्ध तीर्थ संकिशा सहित कई धार्मिक स्थलों पर विकास कार्य किए जाएंगे। इनमें बाउंड्री वॉल निर्माण और सौंदर्यीकरण की योजनाएं शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने विकास को प्रदेश और देश के विकास से जोड़ते हुए जनपद को आगे बढ़ाने की बात कही। प्रभारी मंत्री द्वारा कितने करोड़ परियोजनाओं को किन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया? 9 तारीख को माननीय प्रभारी मंत्री जी के द्वारा जनपद का भ्रमण किया गया था और उनके द्वारा पर्यटन विभाग की लगभग 8 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिनकी लागत 29 करोड़ के आसपास है और 4 योजनाओं का लोकार्पण किया गया जिसकी लागत 12 करोड़ के आसपास है। लाभार्थियों के नाम अवधेश कुमार, श्याम बिहारी घनश्याम। और अगली खबर कुशीनगर से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पर कथित टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भाजपा नेताओं में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस मामले पर सांसद विजय कुमार दुबे ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये टिप्पणी राजनीतिक मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर बयान को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। वहीं सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं है और इसका विरोध किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष पे टिप्पणी की है सोशल मीडिया के जरिए, कैसे देख रहे हैं आप ये भाजपा के सांसद? देखिए, राजनीति में विरोध एक दूसरे का विपक्ष पक्ष करता है, लेकिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग और इस तरह का भाषा जो निजी टिप्पणी करना, ये बहुत ही बुरा, मतलब इसका निंदा सभी लोग हम लोग कर रहे हैं। और देखिए, जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश के लिए, वो बंगाल के हार से बौखलाए और पागल हो चुके हैं लोग। तो पागल जो लोग हो जाते हैं उनके मुख से क्या निकलता है उनकी सोच नहीं रहता है, लेकिन जितना भी मुख से निकाल रहे हैं हम लोग, ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता उसी तरह। कुशीनगर के विशुनपुरा थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल विशुनपुरा गोसाईपट्टी स्थित मदरसा कादरिया हकीकतुल उलूम में पाकिस्तान निर्मित पंखा मिलने की सूचना सामने आई। सूचना पर विशुनपुरा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पंखे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद स्थानीय स्तर पर कई सवाल
उठने लगे हैं कि आखिर विदेशी निर्मित यह सामान यहां तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे कोई संदिग्ध कनेक्शन तो नहीं है। बताया जा रहा है कि मदरसा सरकारी भूमि पर बना हुआ है, जिससे मामला और भी चर्चा में आ गया है। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है और हर पहलू की पड़ताल की जा रही है। बता दें कि ये मामला अब सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है। मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में सीसी रोड निर्माण को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 19 लाख रुपए की लागत से 140 मीटर सड़क निर्माण के लिए बजट जारी किया गया था, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि काम आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार सड़क जगह जगह से टूटने लगी है और किनारों पर मिट्टी न लगाए जाने से स्थिति और खराब हो गई है। लोगों का कहना है कि बरसात में इस मार्ग पर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही राधा कुंड कोन्हई मार्ग पर आगरा केनाल पुल की मरम्मत का कार्य भी अधूरा पड़ा है, जहां करीब 28 लाख रुपए का बजट जारी होने के बावजूद काम समय पर पूरा नहीं हुआ। गहरे गड्ढों के कारण हादसे की आशंका भी बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विरोध जताया है और जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की है। मेरा नाम जगपाल सिंह है। जगपाल जी, ये जो रोड बनी है सीसी रोड, ग्रामीणों को कहना है कि ये खराब है, क्या दिक्कत है? ये खराब बनाई है, इसमें बीच में भी टुकड़ा छोड़ दिया है, पूरा कार्य नहीं किया। ये पेड़ कूसे राधाकुंड मार्ग से जुड़ती है और ये साइडों में मिट्टी भी नहीं लगाई, कोई नाली का कार्य भी नहीं कराया और थोड़ा सा टोटा बना दिया है, उसके बाद कुछ बनाया ही नहीं। ये PWD पवन भाई, ये सीसी रोड कैसा बना है? बेकार। क्या समस्या है इसमें? समस्या ये 4 बाल दे तो टूट रही नहीं हो और बीच में छोड़ दिए वो गड्ढे, रास्ता खराब है। तो आप ये पानी ले भैया आपका? मोहन श्याम। मोहन श्याम जी, ये कौन सा गांव है? कोन्हई गांव है। ये कोन्हई गांव में जी। ये जो सीसी रोड बना है, इसकी कुछ शिकायत हुई है कि अच्छा नहीं बना? क्या पूरा सही ना बनो साहब, बीच बीच में रह गो है और जो टूट लग गो है, सब रो बनो ना है, आधा बने हुए। तो कहाँ तक बनना था पूरा? जी यहाँ चौराहे तक बनता, लेकिन बनाया। कानपुर के ग्वालटोली स्थित शूटरगंज में ब्रह्मदेव महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार और भगवान परशुराम जी की प्रतिमा अनावरण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन को ब्राह्मण महासभा समिति और JMD ग्रुप ने संयुक्त रूप से संपन्न कराया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण कर मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण समाज को अपनी परंपराओं और संस्कारों से जोड़ता है और सनातन संस्कृति विश्व में तेजी से विस्तार कर रही है। राम जी की प्रतिमा का अनावरण वह बहुत ही प्राचीन मंदिर ब्रह्मेश्वर भगवान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम आदरणीय दीक्षित जी और उनकी टीम ने संपन्न कराया है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं पूरी टीम का, दीक्षित जी का, जिन्होंने सनातन संस्कृति में हमारा जो आस्था के केंद्र हैं भगवान परशुराम, बाबा भोलेनाथ, हमारे आराध्य भगवान हनुमान जी, पूरे शिव परिवार को जिस ढंग से स्थापित करके पुनरुद्धार जीर्णोद्धार कराने का काम किया, बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं अपने कानपुर वासियों को और अपने भाई बहनों को, पूरे कानपुर। दूसरा जो परशुराम भगवान की मूर्ति स्थापना और ब्रह्मेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, ये 26 से और 30 तारीख तक कार्यक्रम हुआ था। उसमें माननीय उप मंत्री जी को, ब्रिजेश पाठक जी को आना था। मथुरा में PWD प्रांतीय खंड में 11 लाख रुपए के कथित गबन का मामला सामने आया है। ई ऑफिस ट्रेनिंग के लिए मिले करीब 12 लाख रुपए में बिना प्रशिक्षण कराए ही भुगतान किए जाने का आरोप है। यह खुलासा ऑडिट रिपोर्ट में हुआ था, जिसके बाद जांच शुरू की गई, लेकिन 3 महीने बाद भी रिपोर्ट पूरी नहीं हो सकी है। अकाउंटेंट जनरल ने 6 मई को फिर अनुस्मारक पत्र भेजकर 7 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। अब जांच में देरी और फाइलों के रफा दफा होने की आशंका जताई जा रही है। विभाग से 8 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी भी मांगी गई है। खंड PWD के एक्शन पर एक गबन का आरोप है। वो गबन जब सिद्ध होता है कि जब ई ऑफिस ट्रेनिंग के लिए सरकार द्वारा 12 लाख रुपए दी गए, किंतु ट्रेनिंग ना होकर वो पैसा गबन में चला गया। हाल ही में इसमें कई जांचें हुई, लेकिन जांच में
कोई भी तथ्य सामने नहीं आया और ना ही वो जांच पूरी की गई। हाल ही में जनरल अकाउंटेंट ने इसको 6 मई में दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। 7 दिन के अंदर ये जांच होनी है। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि जांच आखिर पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? क्या इस पूरी जांच को दबाया जा रहा है या इस पूरे मामले को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है? मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। प्रांतीय खंड आजमगढ़ में प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के खिलाफ प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। हत्या, लूट, रंगदारी और संगठित अपराध जैसे मामलों में आरोपी माफिया की करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। यह कार्रवाई उसकी उस आलीशान हवेली पर की गई जिसे इलाके में बड़ी हवेली के नाम से जाना जाता है। पुलिस के अनुसार यह संपत्ति अवैध कमाई से अर्जित की गई थी और यहाँ गैंग के सदस्य आपराधिक साजिशें रचते थे। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई। माफिया पर कुल 78 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। एसएसपी महोदय के रिपोर्ट के आधार पे जिलाध्यक्ष हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उन्होंने धारा 14(1) के अंतर्गत कार्यवाही करके इस जमीन को कुर्क किया है। इस जमीन की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। और जैसे भी इस तरीके की और भी जो कार्यवाहियां हैं इनके अलावा कुंटू सिंह के अतिरिक्त भी जो अन्य इस गिरोह चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के मकान की कुर्की की गई है। क्या मामला सर पूरा? देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर लगातार जो कार्रवाई की जा रही है उसी क्रम में प्रदेश स्तर पर चिन्हित जो माफिया है ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह, जो कि IR 36 गैंग का सरगना भी है, गैंग लीडर भी है, वह जनपद आजमगढ़ में इसके विरुद्ध 77 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं और उसी पंजीकृत मुकदमों में जो कठोर कार्रवाई जनपद आजमगढ़ की टीम द्वारा की जा रही है उसी। फर्रुखाबाद में युवक की मौत के बाद हुए उपद्रव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना राजपुर के चाचूपुर गांव में 9 मई को ब्रजेश का शव नाले में मिलने के बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल किया था। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की और सरकारी व निजी वाहनों में तोड़फोड़ की थी। इसके साथ ही देशी शराब ठेके में लूटपाट कर सेल्समैन को बंधक बनाए जाने की भी घटना सामने आई थी। मामले में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि 18 नामजद और 30 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 पुलिस टीमें गठित कर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है और गाँव में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। ब्रजेश राजपूत की मौत के बाद ग्रामीणों ने उपद्रव कर शराब ठेका लूटा और सेल्समैन को बंधक बनाया। वहीं सरकारी संपत्ति को भी क्षति की है। इसमें अब तक क्या कार्रवाई की बात करेंगे हमारे साथ मौजूदा अपर पुलिस अधीक्षक महोदय। सर, राजपुर की घटना में अब तक क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, एक ग्राम चचुपुरा थाना राजपुर अंतर्गत आता है। इसमें 9 मई 26 को एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। जब पुलिस वहाँ पे डेड बॉडी के लिए गई, अग्रिम कार्रवाई की जा रही थी, तभी जो है पुलिस वालों के खिलाफ भी वहाँ पे जो है नारेबाजी की गई एवं अभद्र व्यवहार करते हुए पथराव किया गया और आगे भी वहाँ पे इस तरीके के उग्र व्यवहार दिखाते हुए वहाँ के ग्रामवासियों द्वारा एवं आसपास के लोगों द्वारा व्यवहार किया गया। जिसके संबंध में जो शराब के ठेके हैं उसके मैनेजर से तहरीर प्राप्त हुई है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं पुलिस की तरफ से भी जो वहाँ पे उग्र भीड़ द्वारा पुलिस की जो गाड़ी थी और उसके साथ तोड़फोड़ की गई है एवं जो वहाँ पे मारपीट और इस प्रकार से ईटा पथराव किया गया है उसके संबंध में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो जिन लोगों के द्वारा ये कृत्य किया गया है उनकी गिरफ्तारी हेतु 5 टीमें गठित कर प्रयास किए जा रहे हैं गिरफ्तारी के और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कोई गिरफ्तारी हुई इस संबंध में? इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। हम लोगों के पास में CCTV फुटेज आए हैं और CCTV फुटेज के आधार पर ही पहचान कर इसमें कार्रवाई की जा रही है। पुलिस निर्दोष कोई जेल न जाए, इस वजह से निष्पक्ष जांच करके आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। जी, इसमें बिल्कुल ही हम लोगों का स्पष्ट मत है कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए और जो
कानपुर पुलिस ने लूट और चोरी की घटनाओं में शामिल 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों में रौब जमाते थे और लिफ्ट देने के बहाने उन्हें सुनसान स्थान पर ले जाकर वारदात को अंजाम देते थे। एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि लगातार शिकायतों के बाद पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान हुई। गिरफ्तार आरोपियों में रोहित उर्फ बंगी और ब्रिजेश पाल शामिल हैं, जिन पर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कलेक्टरगंज में एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें वादी ने ये कंप्लेन करी कि सुबह लगभग 8 बजे जब वो घंटा घर से अपने कार्य खत्म करके अपने घर जा रहा था, तो 3 लोग मोटरसाइकिल पर आए और उनके द्वारा लिफ्ट की उससे रिक्वेस्ट करा गया कि उनमें से एक को लिफ्ट देके मूलगंज के पास में छोड़ दे। तो उसके संबंध में वादी ने मानवीय ढंग से जब उसको बिठाया अपने पास और जब मूलगंज पे उसको उतारा, उसके बाद वादी ने जब चेक किया कि उसकी जेब कट गई है, तो वादी ने इस चीज की सूचना थाने पर दी और तत्काल थाने पर इसमें सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करी गई। उसके बाद से ही हमारी थाने की टीम, सर्विलांस टीम द्वारा गहन रूप से हर जगह के सीसीटीवी कैमरा चेक किए गए और घंटाघर के पास के सीसीटीवी कैमरा में इन तीनों अभियुक्त को पाया भी गया। उसके बाद से सभी आसपास के सीसीटीवी कैमरास, रेलवे स्टेशन के, बस स्टैंड के विभिन्न जगहों के लगभग 200 कैमरास चेक किए गए। लगातार इनको सर्विलांस टीम इन पे मॉनिटरिंग कर रही थी और कल इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से गिरफ्तार होने वाले 3 उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की तहसील मीरगंज में उप जिलाधिकारी द्वारा जनगणना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने मीडिया के माध्यम से क्षेत्रवासियों को जनगणना प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया और सक्रिय सहयोग की अपील की। उप जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वे सही जानकारी देकर प्रशासन का सहयोग करें, ताकि जनगणना कार्य सुचारू और सफल तरीके से पूरा हो सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनगणना से जुड़े सभी कार्य पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ किए जा रहे हैं और जनता का सहयोग इसमें बेहद जरूरी है। .census.gov.in जिस पे प्रति व्यक्ति अपने मोबाइल से उस लिंक पर क्लिक करके अपनी समस्त जानकारी इस पर फीड करके और खुद को जनगणना में प्रतिभाग कर सकता है या अन्य किसी का भी कर सकता है, जिसके तहत आज सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध किया गया और उनको आमंत्रित भी किया गया कि बस खुद की गणना करें और साथ ही साथ जो अन्य हैं उन्हें भी जागरूक करें। हम जानना चाहेंगे जो रूरल एरिया है जहाँ पर नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पे कैसे ये सॉल्यूशन किया जाएगा? जो हमारे एन्यूमरेटर्स हैं या प्रगणक हैं, जो भी क्षेत्र पे जाएंगे तो एक व्यवस्था है, उसमें सिंक का ऑप्शन है कि वो चाहे तो जहाँ पर भी कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे वो सारे डेटा ले सकते हैं और जब भी वो नेटवर्क वाले क्षेत्र में जाए वहाँ पर उसे सिंक कर ले, तो सिंक करने से जो डेटा है वो हमारा सेव हो जाएगा, वो किसी भी वे में लॉस नहीं होगा डेटा। क्षेत्रवासियों से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? कानपुर के हरवंश मोहाल थाना क्षेत्र स्थित प्रिय होटल से उन्नाव पुलिस द्वारा एक युवक और युवती को अपने साथ ले जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई शनिवार दोपहर की गई, लेकिन इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामला तब चर्चा में आया जब घटना की जानकारी मीडिया ग्रुप्स में वायरल होने लगी। इसके बाद हरवंश मोहाल पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। एडीसीपी शिवा सिंह के अनुसार उन्नाव में दर्ज एक गुमशुदगी केस की जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस कानपुर पहुंची थी और युवक युवती को पूछताछ के लिए ले जाया गया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस को सूचना न दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। कल रात हरबंस मोहाल क्षेत्र में एक होटल, प्रिया होटल में एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर एक लड़का और लड़की रुकने आए थे और उसके बाद एक जगह की पुलिस आई और उनको अपने साथ ले गई। तो इसके संबंध में गहनता से जब जांच करी गई तो पता चला कि उन्नाव जनपद में जो उनमें से एक लड़की थी, उसके भाई ने उसकी गुमशुदगी की एक एफआईआर लिखवाई थी और उसके संबंध में ही उन्नाव पुलिस ने उन दोनों को यहाँ अगली खबर कानपुर से है, जहां प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशों के तहत
केस्को क्षेत्र में RDSS योजना के अंतर्गत लगाए गए सभी स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को अब पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। केस्को की HD नेहा जैन ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये बदलाव उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अब सभी स्मार्ट मीटरों को मुख्यालय स्तर पर RMS बैकएंड के माध्यम से पोस्टपेड प्रणाली में बदला जाएगा। इसके तहत मई 2026 की बिजली खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अनुसार जारी किया जाएगा। वहीं बिल उपभोक्ताओं को SMS और WhatsApp के जरिए भेजा जाएगा। देखिए, आप अवगत ही हैं कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि जितने भी हमारे स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स थे उनको पोस्टपेड व्यवस्था में कन्वर्ट करा गया है। उसी के संबंध में आज हम लोग ने केस्को मुख्यालय कानपुर में यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मैं लोगों को ये बताना चाहूंगी, जो गवर्नमेंट ने भी बताया है, कि सबसे पहले तो जो स्मार्ट मीटर्स होते हैं वो नॉर्मल मीटर से बेहतर ही चलते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो मीटर भाग रहा है। मेरे खुद के घर में भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे भी हम लोग ने प्रेस वार्ता में भी आप सभी से बात करके इस बात की पुष्टि करी है, और साथ ही चेक मीटर्स के जरिए से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि स्मार्ट मीटर्स बिल्कुल वैसे ही चलते हैं, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं आती है। ये भ्रांति मैं दूर करना चाहूंगी आप लोग के माध्यम से। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि जो आप लोग को, कुछ लोगों को रिचार्ज करने में दिक्कत आती थी, तो गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि प्रत्येक जो भी हमारा जीनस कंपनी का केस्को में जो भी स्मार्ट मीटर लगा है उसको पोस्टपेड व्यवस्था में कन्वर्ट किया गया है, और माह मई में आपका जो भी कंजम्पशन है उसका 10 जून तक आपका बिल आ जाएगा। और ये जो बिल है वो SMS और WhatsApp के माध्यम से या फिर WhatsApp चैटबॉट के माध्यम से आपको मिलेगा। यदि आपका फोन नंबर गलत है तो आप अपना फोन नंबर सही करा सकते हैं, केस्को के हेल्प डेस्क पे भी सही करा सकते हैं, अदरवाइज WhatsApp चैटबॉट के माध्यम से आप अपना बिल प्राप्त कर सकते हैं। गाजियाबाद के पतला क्षेत्र स्थित चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज में फीस वसूली को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने कॉलेज प्रशासन पर निर्धारित शुल्क से ज्यादा फीस लेने का गंभीर आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से छात्रों से अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है, जिससे अभिभावक आर्थिक रूप से परेशान हैं। आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद कॉलेज प्रशासन द्वारा फीस का स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया गया। मामले को लेकर गांव में एक पंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक शामिल हुए। बैठक में कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई गई और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई। किस मामले को लेके आज आप? हम अपना नाम बताएं। हमारा ममता जैन मोहिनी है, व्यापार मंडल में जिला अध्यक्ष है। हमारे जेठ जी थे, घर में वो BP बढ़ा, तुरंत हम लोग सरकारी हॉस्पिटल लाए। इमरजेंसी के नाम पे जो तत्काल चिकित्सा होना चाहिए वो 0 है। लाइट गोल थी, इलाज कुछ भी नहीं हुआ, और जो सरकारी एम्बुलेंस रहती हैं वो MP में नहीं जाती हैं। अगली खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां LPG आपूर्ति व्यवस्था पर सवाल बनता के इस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की भीड़, फर्जी डिलीवरी मैसेज से बड़ी परेशानी। और बता दें कि दरभंगा में LPG गैस आपूर्ति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लहरियासराय के बेंता इलाके स्थित इंडियन गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां लोग सुबह से ही कतार में खड़े नजर आए। आरोप है कि शहर में गैस की होम डिलीवरी ठीक से नहीं हो रही है। उपभोक्ताओं को डिलीवरी मैसेज भेजे जाने के बाद कैंसिलेशन का संदेश भी मिल जाता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई एजेंसियां बिना वास्तविक आपूर्ति के ही डिलीवरी का संदेश भेज देती हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं को खुद लाइन में लगकर गैस सिलेंडर लेना पड़ रहा है। सिविल कोर्ट दरभंगा जी, मैं पिछले 26 को अपना लिया था सिलेंडर एजेंसी से। उसके बाद में जो 21/4 को लगाया नंबर पुनः, 1 महीना 20 रोज हो गया हमको सिलेंडर लिया। अभी तक हमको DAC नंबर जो है सो नहीं दिया गया। पुनः जो है आज रात में हमको एक मैसेज एजेंसी के द्वारा किया गया है कि आपका
ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटर। और अब खबर बिहार के कैमूर से, जहां जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के चौरसिया पुल के नीचे दुर्गावती नदी से 2 ब्लू कलर के सूटकेस में एक बच्चा और एक युवक के 100% शव बरामद किए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों शवों के हाथ पैर कटे हुए हैं और सिर गायब है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। पुलिस के अनुसार शुरुआती आशंका है कि हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए शवों को टुकड़ों में काटकर सूटकेस में बंद कर नदी में फेंका गया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने शवों के हिस्सों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 2 डेड बॉडी बरामद हुई है, क्या कुछ मामला है सर? आज ये दुर्गावती नदी है जो हमारा भभुआ थाना और मोहनिया थाना और रामगढ़ थाना को मिलाने वाला बॉर्डर जो है, उसी में ये पुल गुजरता है। पुल के नीचे ही दुर्गावती नदी गुजरती है। उसी में आज सुबह ग्रामीणों द्वारा देखा गया कि कुछ बॉडी के पार्ट यहाँ पर तैर रहे हैं। इसके बाद हमारी टीम आई है, फॉरेंसिक टीम है, फोटोग्राफिक टीम है और हम लोगों ने बॉडी के अलग अलग पार्ट यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। इसमें अभी हमारे ज़िला से तो किसी तरह की मिसिंग की कोई सूचना नहीं है। हम लोग इसको अपने बॉर्डरिंग ज़िला में इसकी खबर भेज रहे हैं, खबर कर रहे हैं। और इसमें दरभंगा के बेलवागंज मोहल्ले स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में ठगी का मामला सामने आया है। यहां एक महिला के साथ धोखाधड़ी कर उसके खाते से करीब 30,000 रुपए निकाल लिए गए। जानकारी के अनुसार बेलवागंज निवासी विनीता देवी एटीएम से पैसे निकालने पहुंची थी। इसी दौरान एक लगभग 25 वर्षीय युवक ने मदद करने के बहाने उन्हें बातों में उलझाया और बताया कि उनका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया है। इसी बहाने आरोपी ने उनका कार्ड बदल लिया और मौके से फरार हो गया। इसके बाद कुछ ही समय में आरोपी ने दूसरे स्थान से महिला के खाते से रकम निकाल ली। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल है। पीड़िता ने पुलिस को सूचना दे दी है। वहीं फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एटीएम में जब हम आए तो उसमें एक लड़का पहले से था, बोला उसमें कार्ड फंसा हुआ है तो हम इसमें डाले। तो वो लड़का बोला हम बोले कार्ड इसमें बैलेंस है। हाँ आंटी इसमें बैलेंस है। वो लड़का अंदर में ही खड़ा था, ठीक है। वो लड़का बोला ना कार्ड डालिए आंटी, तो हम बोले हाँ डाल रहे हैं। तो हम बोले इससे आगे भी आप बता दोगे थोड़ा? तो बोला ठीक है लाइए आंटी, ऐसे ऐसे दाम क्या। बोला ठीक है आंटी। आप पता नहीं वो क्या डाला उसमें, वो कार्ड उसमें फंस गया, पूरे तरीके से फंस गया। और एक इतना बड़ा कागज में वो ऊपर में नंबर लिख के रखे हुआ था। आंटी ये नंबर से फोन कीजिए, आपका कार्ड फंस गया, उसमें भी फंसा हुआ है, इसमें भी फंसा हुआ है। हम बोले अच्छा ठीक है। तब तक वो निकल। असम के कछवार जिले में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन में भारी मात्रा में संदिग्ध हीरोइन बरामद की है। इस कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पहला ऑपरेशन सोनाई थाना क्षेत्र के गेस्टोला तिनियाली इलाके में किया गया, जहां पुलिस ने रियाजुद्दीन लश्कर को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 7 साबुन के डिब्बों में भारी 123.5 ग्राम संदिग्ध हीरोइन और 40,000 रुपए नगद बरामद हुए। दूसरा ऑपरेशन लैलापुर पुलिस चौकी के पास नाका चेकिंग के दौरान हुआ, जहां स्कूटी की डिग्गी से 33 साबुन के डिब्बों में छिपा कर रखी गई लगभग 441 ग्राम हीरोइन बरामद की गई और जियाबुर रहमान लश्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को 2 बड़ी सहायता मिली और सफलता मिली। तो हमने कल 2 ऑपरेशन चलाए अलग अलग टिप ऑफ पे जो हमें मिला इनपुट। एक ऑपरेशन हमारा चला है सोनाई थाना क्षेत्र के अंदर। वहाँ पे हमें जब खबर मिली तो एक व्यक्ति के पास हमें 7 सूटकेस बरामद हुए जिसमें हीरोइन था। और ये जो हुआ है ये गेस्टोला तिनियाली जो सोनाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत है वहाँ पे हुआ। वहाँ पे इस आदमी को पकड़ा गया जिसका नाम था रियाजुद्दीन लश्कर और ये कचुधरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत का रहने वाला है। और इसके पास जो 7 सूटकेस बरामद हुए उसका टोटल वजन आया 123 ग्राम और साथ में इसके साथ हमें 40,000 रुपये कैश में बरामद हुआ है। इसको भी पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है। और दूसरा ऑपरेशन हमने चलाया है ढोलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा नॉर्मल रेगुलर नाका है लैलापुर पे। तो लैलापुर
चित्तौड़गढ़ के चर्चित कोरियर व्यवसायी रमेश इनाड़ी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले का मुख्य आरोपी सत रमताराम को कोतवाली पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था और उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार रमताराम ने जमीन विवाद की पुरानी रंजिश के चलते इस हत्या की साजिश रची थी। मामले में यूपी निवासी शूटर मनीष दुबे को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद जांच में धीरे धीरे पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। नवंबर 2025 को चित्तौड़गढ़ शहर में एक यहाँ के प्रतिष्ठित नागरिक और व्यापारी श्री रमेश इनाड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उस हत्या के तुरंत पश्चात लगभग 6-7 घंटे बाद हमने जो व्यक्ति था उसको अरेस्ट किया था, जिसने इस हत्याकांड को जरिए पिस्तौल शूट करके उन्होंने मारा था। उसको हमने अरेस्ट कर लिया था और जब हमने उसको अरेस्ट किया और उससे जो इंट्रोगेशन किया तो ये बात शुरू में निकल के आई कि ये तो कोई सामान्य सी घटना थी, लेकिन जब रिमांड की अवधि के दौरान उससे लगातार सस्टेन्ड इंट्रोगेशन किया गया तो बहुत ही चकित करने वाले खुलासे हमें मिले थे। पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड अंतर्गत कटोरी गांव में पूर्वोत्तर भारत के पहले हाईटेक एआई आधारित हैचरी प्लांट की शुरुआत की गई है। इस अत्याधुनिक प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने किया। चंपारण एग्रो फार्म के नाम से शुरू ये यूनिट पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड तकनीक पर आधारित है, जहां मुर्गियों के दाने, पानी और तापमान की निगरानी मशीनों के जरिए की जाएगी। शुरुआती चरण में यहाँ 50,000 चूजों का पालन शुरू किया गया है। चंपारण एग्रो फार्म का उद्घाटन किया है। देखिए, चंपारण में ये यूनिक काम है। एक बार आधुनिक मशीन के माध्यम से गांधी भैया जी ने स्थापित किया है इस फैक्ट्री को कि 50,600 बच्चा को डालेंगे और 30 से 35 दिन के अंदर एक का वजन 2 kg करीब होगा। यानी बहुत बड़ा व्यापार है। ईश्वर इनको ताकत दे कि व्यापार बहुत सफल हो। और अगली खबर बिहार के बेतिया से, जहां सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। बस स्टैंड परिसर से लेकर मुख्य अरेराज सड़क तक अतिक्रमण हटाने के लिए पीला पंजा चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान करीब 15 से 20 अवैध मकान और निर्माणों को ध्वस्त किया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन के अनुसार बस स्टैंड से हजारी पशु मैदान, पुलिस लाइन और ITI चेक पोस्ट तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, जिसे आगे 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। बेतिया को शहर को जाम से मुक्ति के लिए हम ये रोड बनवा रहे हैं। ये करीब 10 मीटर चौड़ा रोड होगा, जिसमें हम लोग आगे का काम कर रहे हैं। और ये हरिवाटिका चौक के पास चूँकि मेरा 0 पॉइंट पड़ता है, तो वहाँ बहुत सारे अतिक्रमित किया गया था रोड को, तो इसमें नापी वगैरह करवा के हम लोग चिन्हित करा दिए थे। तो उसी के संदर्भ में अब जब तक अतिक्रमण हटेगा नहीं तब तक तो हम लोग काम कर नहीं सकते हैं। और अगली खबर मध्य प्रदेश के सिद्धि जिले से, जहां टिकरी गांव में पुलिस आपके द्वार अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ने अपनी टीम के साथ ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। अभियान के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, यातायात नियमों और नशा मुक्ति को लेकर जागरूक किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आमजन की सुरक्षा और समस्याओं का समाधान पुलिस की प्राथमिकता है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गांव में पुलिस की सीधी मौजूदगी से सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और समस्याओं के समाधान में आसानी हो रही है। कार्यक्रम में एसपी सिद्धि, SDOP संतोष तिवारी, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी सहित पुलिस स्टाफ और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आपके द्वार पुलिस के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? इस पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लाभ मिलेगा? DGP मध्य प्रदेश और हमारे जो IG साहब है रीवा के, इनके नेतृत्व में ये है कि जन चौपाल लगाना है हमको पुलिस को, जिससे जो है आम जन से हम कनेक्ट हो सके और उन पे जो मन में पुलिस के प्रति जो अविश्वास या भय का वातावरण हो
वो निर्मित ना हो और एक मित्रत्व व्यवहार रहे पुलिस का और हमारी नीचे स्तर की पुलिस से भी उनका आपसी समन्वय हो। इस उद्देश्य से हम लोग गांव में जाके वहां पर अपनी योजनाओं के बारे में, पुलिस उनके लिए क्या कर सकती है, उनके नियम के बारे में, कानून के बारे में, ये सब जाके आपसी विचार विमर्श करके उनको अवगत करा रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। यातायात पालन के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यातायात के लिए अभी जो देखने में आया है कि जो सड़क में बहुत सारी दुर्घटना होती है, ज़्यादातर उसमें जो है और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।